नमस्कार दोस्तों। ठीक है। आज हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे मैं प्रज्ञा सक्सेना आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारे बेस्ट 40 क्वेश्चंस ऑफ द डे। जी हाँ, आज हम सभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है 2024 का, अलॉन्ग विद आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो पेपर होने वाला है। इन दोनों ही पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आज हम सॉल्व करेंगे हमारी बेस्ट 40 क्वेश्चंस, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस है, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ हम डेली बेसिस पे मिलते हैं, सॉल्व करते हैं साइंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि नई आशाओं नई उम्मीदों के संग आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। और इसी रो में मैं पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए, यहाँ आपको विजिबल हो रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग टीम्स का। इस टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको डेली बेसिस के मॉक टेस्ट, क्वेश्चन शीट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, एंड हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिवर्ट बैक जरूर करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू गाइस। अलोंग विद इट, देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है बैंकिंग ड्रीम्स का। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट ऑफ बैंकिंग ड्रीम्स। एंड फ्रेंड्स, एक और अच्छी बात है यहाँ पर कि हमने, हमारी बैंकिंग ड्रीम्स की टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक ऐप लॉन्च किया है बैंकिंग ड्रीम्स का, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। और यूट्यूब की हिस्ट्री में ये आज तक पहली बार है दोस्तों कि कोई भी चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, बिना एक भी रुपए आपसे दिए, आपको सारा ही बेस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, जिन्हें जरूरत है ये सारी वीडियोस देखने की और इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा पहला सवाल विज्ञान का हमसे क्या पूछ रहा है आज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि अगर पारा डाल दिया जाता है, अगर पारा डाल दिया जाता है उसी प्लेट पे, तो वह एक गोली जैसी बूंद बना के, मतलब एक बूंद ही बना रह जाता है। पारा पारा ऐसा क्यों नहीं होता? ये प्लेट है मानिए, इस पे पारा फैलता नहीं है, ठीक है, किसी भी रूप में फैलता नहीं है, गोली के रूप में, एक बूंद के रूप में ही रह जाता है पारा। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? चार ऑप्शन हमारे पास है। पारा एक धातु है, ऑप्शन बी। जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, ऑप्शन सी। कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, ऑप्शन डी। कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। देखते हैं हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों। यहाँ हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। देखिए, मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि आसंजन और संसंजन, ये जो दो बल का नाम लिया गया है, दोनों बल के रूप है, इनका नाम लिया गया है, होते क्या है इसके बारे में बात करूंगी, पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्वच्छ प्लेट है, हमारे पास मानिए ये हमारी कोई थाली है, ठीक है, ये हमारी बनी हुई है, कांच की थाली है, यहाँ पे पानी की एक बूंद पड़ी, ये पानी की बूंद है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे कांच और पानी के बीच में बल लगेगा ना दोस्तों, कांच और पानी के बीच में बल लगेगा। अब जो कांच और पानी में जो आसंजक बल है, जो आसंजक बल है वो ज्यादा है, मतलब जो आसंजक बल, मतलब जो पानी की ड्रॉप को, पानी की बूंद को बाहर की तरफ ले जाने के लिए बल कार्य कर रहा है, वो ज्यादा है। अपितु जो बल ससंजक है, मतलब पानी की बूंद में अंदर की ओर जो बल लग रहा है, वो कम है। यही वजह होती है कि पानी पूरी थाली में फैल जाता है, बराबर फैल जाता है। आप थाली टेढ़ी कर देंगे तो वो चेंज होते रहता है स्तर, पर पानी फैल जाता है। पर जब बात पारे की आती है, मानिए आपकी थाली है, आपने यहाँ पारा रख दिया, पारे की जब बात आती है, ये हमारा कांच का बना हुआ है सारा, ये है हमारा पारा, पारे की बूंद। अब देखिए, पारे में जो आसंजक बल है, आसंजक बल है मतलब पारे को बाहर की ओर खींचने वाला, पारे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण है, उन्हें बाहर की ओर लाने वाला जो बल है, कांच की ओर, कांच से मिलाने वाला जो बल है, वो कम है। जबकि जो ससंजक बल है, जो कि एकजुट रखता है पारे को, वो बल ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ ऑप्शन हमारे पास सही है, सी, कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक है, जल में ससंजन अधिक
जल का जो ससंजन है वो अधिक है आसंजन के बल के अपेक्षा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में धुर धर छल करना निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है यहाँ पे भी। वायु बहाव, वायु का देखिए जो बहाव होता है, इसकी दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाए। अगर मानिए वायु हमारी चल रही है इधर, अचानक परिवर्तित हो जाए, ये कारण होता है कि गेंद घूमती हुई नजर आती है। वहीं ऑप्शन बी वायु उत्प्लावन, ऑप्शन सी वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, या फिर ऑप्शन डी बर्नौली प्रयोग, जिसे हम बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? बर्नौलीज थ्योरम। देखिए मैं आपको जितने ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स बता सकती हूँ उतने यहाँ पे बता देती हूँ कि किस चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता, बात बस इतनी है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर, वरना हमारा यहाँ होने का कोई औचित्य बनता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज बर्नौली प्रमेय। बर्नौलीज थ्योरम, हमारी बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ काम करता है क्या? देखिए जो हमारी क्रिकेट की घूमती हुई गेंद है, ठीक है, वायु में इधर उधर छल करती है, इधर उधर घूमती है, घूमती हुई नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। अब ये बर्नौलीज थ्योरम किस प्रकार से कार्य करती है, ये थोड़ी अवधारणा जान लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं सवाल में अवधारणा की, स्पष्टीकरण की बात करते हैं कि बर्नौली का प्रमेय जो हमारा होता है ना, इसने बताया था कि गति में अगर गति से, ठीक है, किसी मापक गति से कोई एक तरल पदार्थ है, वह अगर किसी गति में चल रहा है, ठीक है, तब उस पे जो लागू ऊर्जा होगी वो संरक्षण के सिद्धांत के एक परिणाम दिया गया है बर्नौली की थ्योरम के द्वारा, बर्नौली प्रमेय के द्वारा। इसमें यह प्रमेय यह बताता है कि प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रति पर यूनिट, जिसे हम कहते हैं पर यूनिट, प्रति इकाई द्रव्यमान में कुल ऊर्जा जो हमारी होती है दबाव की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में बात हो रही है कि प्रति इकाई द्रव्यमान में जो कुल ऊर्जा होती है और जो तरल का प्रवाह होता है, इसके दौरान जो अनुप्रस्थ काट है हमारी, वह स्थिर रह जाती है। अब देखिए मैं ये आपको फॉर्मूले की तरह समझाती हूँ, ऐसे समझना मुश्किल हो जाता है। ये थ्योरम हमारी देती है, ये फॉर्मूला होता है हमारी बर्नौलीज थ्योरम का। ये थ्योरम हमें बताती है कि जब भी कोई तरल पदार्थ बह रहा है किसी भी नलकी के द्वारा, तो उसमें जो पर यूनिट जितना वाटर जा रहा है, पर यूनिट जितना तरल जा रहा है, वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये पूरी हमारी थ्योरम है, ठीक है। और ये थ्योरम हमें बताती है जहां पे हमारा P बटा रो आता है प्रति इकाई द्रव्यमान में दबाव ऊर्जा को जाहिर करता है। जीएच क्या दिखाता है? जो प्रति इकाई द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा है। और V² बाय 2 प्रति इकाई द्रव्यमान गतिज ऊर्जा को दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। यहाँ हमारा सही जवाब है, ये तो आंखों देखा इंसिडेंट है, हम यहाँ सही जवाब आसानी से लगा सकते हैं। पर अगर यहाँ कोई और एग्जाम्पल दिया रहता तो टफ होता, तो हम समझेंगे हमसे कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ सही जवाब है गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। अगर कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, कोई युवक खड़ा है, सामने से तेज गति से कोई रेलगाड़ी आ रही है और वो अपनी स्थितिज ऊर्जा से ही खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है, वो मूवमेंट कर भी नहीं रहा है, अगर तब भी वो गाड़ी की ओर जाकर गिर पड़ता है। वैसा क्यों होता है? देखिए जब भी तेज गति से कोई ट्रेन चलकर आती है ना प्लेटफॉर्म पर, तो अगर हम विश्राम की अवस्था में भी खड़े हैं और वो हमारे पास से तेज एकदम गति में तेज स्पीड में गुजर गई, तो जो व्यक्ति और ट्रेन के मध्य की जो वायु है ना, मानिए ये व्यक्ति है और ये ट्रेन गुजर रही है, अब इसकी जो बीच की वायु है, ठीक है, इन दोनों की जो मध्य की वायु है ये भी उतनी तेजी से ही गति करने लगेगी, सीधी सी बात है। अब बर्नौली के सिद्धांत ने हमें इस फॉर्मूला में, इस एक्सपीरियंस में, इस फिनोमेना में हमें ये बताया कि कुछ फुट की दूरी पर अगर कोई भी शांत वायु की तुलना है, मतलब देखिए
यहाँ की वायु तेज हो गई, इन दोनों के ट्रेन और पर्सन के बीच की जो वायु की गति है वो तेज हो गई, परंतु कुछ दूरी पर जो वायु है, जैसे यहाँ जो वायु है, यहाँ जो वायु है, ठीक है, इन सभी जगहों की वायु का जो दाब है वो निम्न हो गया, मतलब यहाँ की जो वायु है इसका दाब नीचे गिर गया। अब यही कारण होता है कि शांत वायु का दाब है ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति के पीछे की जितनी भी वायु होती है ना, ये उसे आगे की तरफ ढकेल देती है। देखिए समझिए, ये हमारी ट्रेन मूव कर रही है, ये है हमारा पर्सन, बीच की जो वायु है इन दोनों के वो भी उतनी ही गति से मूव करने लगी जिस गति से ट्रेन निकल के गई है। लेकिन जो चारों ओर की वायु है वो पहले उसका दाब गिरता है, पर जब वो दाब बढ़ने लगता है तो इसी बढ़ते हुए दाब के कारण इतना प्रेशर पड़ता है कि पर्सन ट्रेन की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबड़ की बनी होती है, भाई किसी की भी बनी हो। यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। यहाँ सही जवाब है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। चलिए बात करते हैं सवाल के बारे में। देखिए प्रत्यास्थ गुण क्या होता है, लोच रबड़ में, ठीक है, रबड़ में या फिर फुटबॉल की जो गेंद होती है यहाँ पे लोच का गुण कार्य करता है। अब जब एक फुटबॉल तब उछलती है जब वह अपनी लोच के गुण के कारण जमीन पर गिरती है, सीधी सी बात है। जब गेंद जमीन से टकराती है दोस्तों तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करती है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, जब भी कोई गेंद जमीन पे टकराई तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगा और उस पर लगाए गए अन्य बलों का भी अनुभव करा उस गेंद ने। इन बलों के कारण इसका आकार विकृत हो जाता है और अपने आकार को वापस बनाए रखने के लिए रबड़ की जो लोच का गुण है, जो लोचदार प्रकृति है, वह समान मात्रा में ही बल लगाती है, तो इससे क्या होता है कि गेंद वापस उछल जाती है। ठीक है, और लोच अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि लोच क्या होता है, तो लोच ठोस सामग्रियों का वह गुण है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ठोस सामग्रियों का ही एक गुण है जो विकृत बलों को हटा दिए जाने के बाद अपने आकृति और माप में वापस लाने के लिए लगाया जाता है। जैसे यहाँ जब फुटबॉल जमीन पे आके टकराई, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल लगा और भी सारे बल लगे, तो उसकी आकृति विकृत हो गई। अब वो जब अपनी आकृति को वापस लाने के लिए क्या करेगी, उस पे लोच का गुण लगेगा और लोच अपना बल लगाएगा जिससे वो वापस की तरफ उछल जाएगी, ऊपर की तरफ वापस उछलती है ताकि वो अपनी शेप में वापस आ सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने में छेद का व्यास, यहाँ बात हो रही है एक वृत्ताकार धातु की प्लेट की जिसके बीच में एक वृत्ताकार छेद बना दिया गया है। अब क्या होगा अगर हम इस छेद को गर्म करते हैं, तो छेद का व्यास कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम हो जाएगा। यहाँ सही जवाब है बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सवाल हमारा हमसे पूछ रहा था कि केंद्र में जब एक गोलाकार छेद वाली एक प्लेट ले ली इन्होंने, ठीक है, डिस्क कह सकते हैं आप, जब इसे गर्म किया गया तो इसका छेद का व्यास बढ़ गया, इतना हमें पता चल गया। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ कार्य करता है कौन सा फिनोमेना, यहाँ कार्य करता है तापीय प्रसार। तापीय मतलब हीट देने पे जो प्रसार बढ़ाव होता है ना, बढ़ने की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ काम करता है तापीय प्रसार। जब एक पिंड को गर्म किया जाता है तो इसकी लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। किन किन चीजों में वृद्धि होती है, उस पिंड की लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। अब इसलिए जब भी किसी धातु की डिस्क को आप गर्म करेंगे ना, तो इसका प्रसार होगा और छेद का जो व्यास है तत्पश्चात वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच के फ्लास्क में भारी द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहता है, द्रव का घनत्व बढ़ जाता है, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा। यहाँ सही जवाब है हमारा कि फ्लास्क में जो द्रव है ना, उसका जो तल है, जो स्तर है, जो लेवल है, वो पहले गिरेगा पर तत्पश्चात उसके तुरंत बाद वह भी बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना
प्रारंभ कर देगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे कौन सी फिनोमिना काम करती है, यहाँ काम करता है आयतन। आयतन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, ये मानिए आपने कोई बीकर ले लिया, मतलब हम फ्लास्क ले लिया कोई हमने, इसमें हमारा भारी द्रव कोई भरा हुआ है। अब भारी द्रव भरने, और यहाँ हम नीचे इसको आग लगा दी हमने, इसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार। अब इसमें क्या होगा कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये हीट पहले इस फ्लास्क के सरफेस को हीट प्रोवाइड करेगी। ये जो आग है, ये हीट किसे प्रोवाइड करेगी, इस फ्लास्क की सरफेस को। यही कारण होता है कि फ्लास्क का सरफेस पहले बढ़ना शुरू करता है, मतलब फ्लास्क का जो सरफेस है इसके आयतन में बढ़ाव सबसे पहले आता है। जब ये बढ़ता है, फैलता है, तब हमें लगता है कि द्रव नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है, कम होता हुआ प्रतीत होता है। पर तत्पश्चात जब ये हीट द्रव तक पहुंचती है, तब द्रव भी सेम प्रोसीजर अपनाता है, आयतन द्रव का भी बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि द्रव का जो स्तर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखता है। द्रव में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस इसी आयतन के कारण ये बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर निर्भर नहीं होती। ऑप्शन बी में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, ऑप्शन सी में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, ऑप्शन डी में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। मतलब वायुमंडल द्वारा जो भी जल वाष्प ग्रहण किया जाता है ना, उसकी मात्रा वायु के ताप में जैसे जैसे आप वृद्धि करेंगे उसके साथ साथ कम होती जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कारण क्या होता है ऐसा होने का, यहाँ कारण होती है आर्द्रता। देखिए आर्द्रता कैसे इफेक्ट करती है, वायु में जो भी जलवाष्प की मात्रा होती है ना, इसे हम कहते हैं आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, जब वायु नम होती है तो उसमें बहुत अधिक जलवाष्प होती है, सीधी सी बात है। वायु में अगर नमी है, वायु नम है, तो उसमें जलवाष्प की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। और वायुमंडल में गैस के रूप में जल को ही जलवाष्प कहा जाता है। ये भी हमें पता है कि जो भी वायुमंडल में गैस के रूप में जल प्रेजेंट है उसे जलवाष्प के नाम से जानते हैं। और यही जो प्रकृति है, यही जो जल की प्रकृति है, इसी जल के व्यवहार के कारण हमारे वातावरण में जो आर्द्रता है वह अधिक है, तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, क्योंकि वायु जल वाष्प से भारी होती है और अधिक आर्द्रता लाने में भी सक्षम नहीं रहती। ठीक है, इस प्रकार वाष्पीकरण प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है और जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ साथ कम होती चली जाती है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया ही कम हो जाएगी तो जल वाष्प में परिवर्तन ही कम हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा फिर पश्चात नीचे गिरेगा। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, नीचे गिर जाता है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमारे पास एक बीकर है, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पानी है मानिए, हमने समझ लिया कोई द्रव हमारे पास पानी है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी जल के तल में क्या फर्क आएगा। देखिए सीधी सी बात है, हमें तो यही लगना चाहिए ना कि जल का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि बर्फ में भी पानी है, ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट मिला के हमारे पास ऊपर उठ जाना चाहिए, जो लेवल है ऊपर उठ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कार्य करता है घनत्व। घनत्व, देखिए घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसे हम रो द्वारा भी निरूपित करते हैं, रो द्वारा भी दर्शाते हैं। और बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है दोस्तों, यही कारण होता है कि बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है। इस सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बर्फ का टुकड़ा पानी पे क्यों तैरता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो कम होता है पानी के घनत्व से। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान है कैपिटल एम और आयतन है कैपिटल वी। देखिए यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघल गई, तो किस प्रकार से जल का तल बदलाव देखा जाएगा, किस प्रकार से जल के तल में बदलाव देखा जाएगा। अब चूंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता रहता है।
द्रव्यमान का फॉर्मूला भी हमने लिख लिया। और यही कारण होता है कि बर्फ की इसी मात्रा को आयतन पानी की तुलना में भी अधिक रहता है और नीचे गिर जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व, दूध की परिशुद्धता, अपेक्षित आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हमसे ऊपर ही दे दिया गया कि आर्द्रता मापी यंत्र। आसान है पर लास्ट टू लास्ट ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये आज के सेशन का बहुत ज्यादा, लाइक अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा अपेक्षिक आर्द्रता। ये सवाल ऐड करने का एक और रीजन इसलिए था ताकि हम जान सकें कि अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। देखिए, अपेक्षिक आर्द्रता हमें बताती है कि वायु में कितनी जल वाष्प है। वायु में कितनी जल वाष्प है ये कौन बताती है? अपेक्षिक आर्द्रता। और उस ताप पर यह कितनी जल वाष्प रख सकती है। मतलब अगर हमारी वायु इस समय 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस से है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारी वायु में कितने जल वाष्प प्रेजेंट होंगे, कितने जल वाष्प उपस्थित होंगे, ये हमें पता चलता है किसके द्वारा? अपेक्षिक आर्द्रता के द्वारा। देखिए, यदि अपेक्षिक आर्द्रता आपकी 100% है तो आपकी वायु संतृप्त होती है। यदि अपेक्षिक आर्द्रता आपकी 50% है तो वायु में इसके संतृप्त होने के लिए आवश्यक जल वाष्प का आधा भाग होता है। मतलब वायु संतृप्त तो नहीं होगी, आधा ही भाग प्रेजेंट होगा 50% होने पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल का क्वथनांक सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, या फिर अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। हम में से कई दोस्त लगा के आ सकते थे कि जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, पर ऐसा नहीं है। जल का जो क्वथनांक है, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है कि जब आप जल गर्म कर रहे हैं, क्वथनांक के बारे में जब बात होती है, जब आप जल गर्म कर रहे हैं, खौला रहे हैं उसे, तब वायुमंडलीय दाब क्या है उस समय, इस बात पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक जो है वातावरण में दबाव के आधार पर बदलता रहता है। वातावरण में जितना भी दाब, जिसे आप दबाव भी कह सकते हैं, वातावरण में जितना भी दबाव होगा इसके आधार पर भी बदलता रहता है। पानी का क्वथनांक दबाव कम होने या ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। अगर ये कम होगा या ऊंचाई बढ़ेगी तो क्वथनांक घट जाएगा। शुद्ध पानी हमारा समुद्र तल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अगर आपका समुद्र तल, अगर आपका शुद्ध पानी है तो वह समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ठीक है, और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ बात ये सही लिखी है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सदैव नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वह जल शुद्ध नहीं है तो आप नहीं बता सकते ऐसे ही कि उसका क्वथनांक क्या होगा। तो हमारा सवाल, अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं कि जो क्वथनांक होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि वायुमंडलीय दाब, एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है। बॉइलिंग वाटर, जो शुद्ध उस जल का बॉइलिंग वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जल का सामान्य क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में आप लिखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 के। ठीक है, तीनों फॉर्म्स मैंने लिख दी, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? सूर्य, समुद्र, अंतरिक्ष, वायुमंडल। यहाँ सही जवाब है हमारा सूर्य। अब हम यहाँ इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, जब धूप निकलती है हम बैठते हैं तो हम कहते हैं साहब गर्मी मिल गई हमें, मतलब ऊर्जा मिल गई हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी तो सूर्य सीधे ही हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है ना, ऊर्जा हम सीधे ही प्राप्त कर रहे हैं सूर्य से। पर यहाँ क्या कार्य करता है, कौन सा फिनोमेना काम करता है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ काम करता है परमाणु विखंडन। अब परमाणु विखंडन ये होता क्या है? परमाणु विखंडन को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक नाभिक परमाणु में विभाजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विखंडन उत्पाद होता है, तब इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है परमाणु विखंडन। अब देखिए, ये काम कैसे करता है? सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें परमाणु संलयन के रूप में जाना जाता है इस प्रक्रिया को। इस संलयन के दौरान सूर्य के जो कोर क्षेत्र है, सूर्य का जो कोर क्षेत्र है, इसमें तापमान और उच्च दाब दोनों ही, देखिए इसमें तापमान और
उच्च दबाव के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स से नाभिक अलग हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारी हीलियम परमाणु में कर लेती है खुद को, और परमाणु संलयन की प्रक्रिया के दौरान प्रकाशमान ऊर्जा निकलती है। देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ कि सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है ये किस प्रकार होता है, ये बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी परमाणु संलयन का प्रोसीजर होता है ना, तब सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस संलयन के दौरान जो सूर्य के कोर क्षेत्र है ना, इसमें तापमान और उच्च दाब के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक अलग हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन का हीलियम परमाणु में रूपांतरण हो जाता है, हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और यही परमाणु संलयन की प्रक्रिया के दौरान प्रकाशमान ऊर्जा निकलती है, जिसे आप साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में धूप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश तरंगे जल में गमन कर सकते हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश सभी माध्यमिक में समान वेग से चलता है। प्रकाश तरंगों से व्यक्तीकरण पैदा होता है, ध्वनि तरंगों से नहीं। यहाँ सही जवाब हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश की तरंगे हैं, लाइट वेव्स जो है हमारी, ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव से किस प्रकार से अलग। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुम्बकीय है लेकिन ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय नहीं है तो है क्या? अब भाई, ध्वनि तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रकाश तरंगे या फिर अवरक्त किरणें या एक्स किरणें, जिन्हें आप एक्सरेज कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सारी ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये जितने भी मैंने नाम लिखे ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब देखिए, जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, बता चुकी हूँ, और इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपके पास कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, कोई माध्यम प्रेजेंट नहीं है, तो आप साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे, ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं करा सकते। जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय दोनों से उत्पन्न होती हैं तथा इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है दोस्तों कि हमारी ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, और यही डिफरेंस है, यही फर्क है इन दोनों तरंगों में आपस में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी की विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? पराबैंगनी प्रकाश किरण, गामा किरण, या फिर अवरक्त। यहाँ सही जवाब है अवरक्त किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है एक प्रकार की, इनकी सबसे ज्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, सबसे लंबी होती है अवरक्त किरणों की। अब देखिए, अवरक्त किरणें कह लीजिए आप इन्हें, या फिर अधोरक्त किरणें कह लीजिए, या फिर आपने सुना होगा इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इन तीन नामों से जाना जाता है इन किरणों को। यह ये एक ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय किरणें होती है ना, जिनका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? वेवलेंथ। इनका वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, और ये प्रत्यक्ष प्रकाश से भी बड़ा होता है तथा सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इसका नाम अधुरक्त तरंग भी, हमने मैंने आपको बताया कि इसका नाम अधुरक्त तरंग भी है। और इनका वेवलेंथ होता कितना है, तरंग दैर्घ्य होता कितना है? 750 नैनोमीटर एंड 1 मिलीमीटर के इन बिटवीन। 750 नैनोमीटर और 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा सामान्य शारीरिक तापमान पर जो मानव शरीर 10 माइक्रोन की अधुरक्त तरंग प्रकाशित कर सकता है, इसलिए यह खोज जो है वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को ध्यान में रखते हुए की थी, किसकी? इंफ्रारेड रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ के पानी में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है।
बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। सही जवाब है हमारा झील की जो तली है, जो सबसे निचला एरिया है झील का, उस पर बर्फ नहीं जम पाता है। यही कारण है कि अगर वहां पर बर्फ की परत ना पड़े, ऊपर के हिस्से पर, ऊपर के सिरे पर अगर बर्फ की परत ना पड़े, तो पानी इतना अधिक ठंडा हो जाएगा कि पानी में जितनी भी जीव जंतु, मछलियां आदि उपस्थित है ना दोस्तों, ये सब सर्दी के कारण मर जाएंगे। बर्फ की परत उनके लिए एक वरदान का काम करती है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि जो नीचे का पानी होता है वह तभी गर्म बना रहता है जब ऊपर बर्फ पूरी तरीके से परत बना चुकी होती है अपनी। आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि तापमान सामान्य बना रखने के लिए, मछलियां और जलीय जीव को जीवित रखने के लिए भी बर्फ का जमना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जल, पारा, ईथर या फिर अल्कोहल? चार ऑप्शन है, जल, पारा, ईथर या फिर अल्कोहल। तो यहाँ हमारे पास सही जवाब है पारा। जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वह कौन सा द्रव है? वह कौन सा द्रव है? वह है पारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पारा के बारे में। इसे बेस्ट कंडक्टर, मतलब सबसे अच्छा चालक कहा गया है ऊष्मा का, और अमंग लिक्विड्स। ठीक है, मतलब सभी द्रवों के बीच में सबसे अच्छा चालक बताया गया है पारा को। ठीक है, पारा को हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। सिंबल होता है इसका Hg। ठीक है, और इसका ग्रीक नाम क्या है मरकरी का? ये पूछा गया था, पेपर में ये पूछा गया था कि ग्रीक नेम क्या है मरकरी का। तो मरकरी का ग्रीक नेम है हाइड्रगेरम। ठीक है, ग्रीक नेम है ये मरकरी का, और यहीं से इसका सिंबल लिया गया है Hg। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। एटॉमिक मास, ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। इसके बाद बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट है इसका -38 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक 356.7 डिग्री सेल्सियस। और ये अकेला ऐसा मेटल एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब पदार्थ, तरल, द्रव्य की फॉर्म में, द्रव्य की स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है रूम टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है किसे? मरकरी, पारा को। और इसे इसी कारण लिक्विड सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विड सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है मरकरी को। और थर्मामीटर्स वगैरह में यूज किया जाता है, बिकॉज ये हल्के से हल्का स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर टेम्परेचर में हो रहा है ना, तो वो स्लाइटेस्ट चेंज भी ये शो करता है। यही कारण है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर्स में प्रयोग में लाया जाता है पारा। ये बात हम सभी को पता है कि पारे को प्रयोग में लाया जाता है थर्मामीटर में। अब देखिए, यहाँ तीन अलग अलग चीजों की बात हुई थी इस सवाल में दोस्तों। पहला आ जाता है चालक, फिर आता है अवरोधक, फिर आता है अर्धचालक। अब देखिए, हमने यहाँ बात की थी कि अच्छा चालक कौन है। तो चालक क्या होता है? यहाँ बात हो रही है ऊष्मा का चालक। ठीक है, एक चालक एक प्रकार की सामग्री है जो एक या अधिक दिशाओं में विद्युत धारा के प्रवाह को अनुमित करता है। देखिए, सबसे अच्छा चालक कौन होगा? अगर हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है, तो अगर अलग अलग डायरेक्शंस में सेम टाइम पे प्रवाहित हो सके, चल सके, पहुंच सके, तो वो सबसे अच्छा चालक माना जाएगा ना। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे सबसे अच्छा चालक, उससे खराब चालक की सारी कैटेगरी में रखा गया है। और एक चालक के लिए, एक ऊष्मा के चालक के लिए चालकता मैक्सिमम, अधिकतम होती है, और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। ठीक, अब दूसरी बात आती है अवरोधक की। दूसरी बात आती है अवरोधक की। देखिए, अवरोधक एक ऐसी प्रकार की सामग्री हो गई जो किसी भी विद्युत धारा को इसके माध्यम में बहने से रोकती है। अलग अलग दिशाओं में क्या अवरोध करना, रोकना किसी चीज को, सिंपल। तो एक अवरोधकता की जो चालकता होगी वो न्यूनतम होगी, चालकता न्यूनतम होगी, और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसकी अधिकतम होगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं अर्धचालक की, तो एक अर्धचालक एक ऐसा क्रिस्टल सामग्री होती है, ध्यान रखने वाली बात है, अर्धचालक एक ऐसी क्रिस्टल सामग्री होती है जिसका तापमान अगर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ विद्युत के संचालन की क्षमता बढ़ जाती है। तापमान अगर कम है तो विद्युत के संचालन की क्षमता उसकी कम हो जाती है।
और एक अर्धचालक के लिए चालकता चालक से कम होती है, मतलब अच्छी होती है, अधिक होती है, लेकिन एक चालक से कम होती है। और प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है और एक अवरोधक से कम होती है। क्लियर था इतना? यहाँ हमने बात कर ली किसकी? चालक, चालक, अवरोधक और अर्धचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरेट्स के बने ग्लास में पानी, गर्म पानी डालने पर वह नहीं कटता है क्योंकि पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, ऊष्मा को सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो यहाँ सही जवाब है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। कोई भी चीज, कांच का गिलास, अगर आप इस कांच के गिलास में खोलते हो पानी डाल दें तो वह क्यों चटक जाता है? वह इसलिए चटक जाता है क्योंकि कांच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, जो एटम है, वो बहुत ज्यादा प्रसारित हो जाते हैं। लेकिन गर्म करने से पायरेक्स के बने ग्लास में ज्यादा प्रसारित नहीं होता है। पायरेक्स का बना ग्लास, पायरेक्स ज्यादा प्रसारित नहीं होता है। यही कारण है कि पायरेक्स का बना ग्लास गर्म पानी है, अगर उसमें आप डाल देते हैं, खौलता पानी डाल देते हैं, तब भी वह नहीं चटकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई भी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। यहाँ सही जवाब है हमारा अवतल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण यहाँ सही जवाब कैसे, अभी बात करेंगे इस बारे में भी। देखिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण के बारे में बता दूं तो दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, तब वह होता है अवतल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है वह होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अभिसरण दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अवतल दर्पण को अभिसरण, अभिसरण दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसका वास्तविक फोकस है, अर्थात फोकस दर्पण के सामने बनता है। इसका जो फोकस है वो मिरर के सामने बनता है। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण है इसका फोकस आभासी है, मतलब मिरर के सामने ना बन के मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण वास्तविक उल्टी और बड़ी हुई छवि देता है हमें, वहीं जो उत्तल दर्पण होता है ये आभासी सीधी और हम छवि हमें प्रोवाइड करता है। ये फर्क हमने जान लिया किसकी? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में। यहाँ ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे भी हम अभी थोड़े से मिरर मतलब दर्पण बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा सही जवाब है अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु की वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह वास्तविक छवि तब बनती है जब किरणें अभिसरण होती हैं, अर्थात वास्तविक चित्र प्रकाश किरणों के वास्तविक परिच्छेदन के कारण बनता है। ठीक है, ऐसे ही आप कहीं पे भी रख दें अपना इमेज तो कहीं पे भी इमेज सही नहीं बन जाएगी। इसके लिए क्या जरूरी है? वास्तविक छवि आपको बनानी है, रियल इमेज जिसे आप कहते हैं रियल इमेज। अगर आपको रियल इमेज बनानी है तब जो किरणें हैं वह अभिसरण होनी चाहिए, अर्थात जो वास्तविक चित्र है वह प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंत चिकित्सक का दर्पण बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दंत चिकित्सक। तो यहाँ सही जवाब लिख लेते हैं, अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण को प्रयोग में लाता है दंत चिकित्सक। अब ऐसा क्यों करता है? देखिए, दंत चिकित्सक एक दर्पण का उपयोग करते हैं जो उनके रोगी के दांतों को एक बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प देखिए माना जाता है अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह एक अभिसारी यह एक अभिसारी दर्पण है। इसमें एक बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित किया जाता है और यह एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो कि दांतों की अच्छी तरह से जांच करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो गया अवतल दर्पण, मतलब अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु
समतल दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। सही जवाब है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सवाल के बारे में। ये हमारा 19th क्वेश्चन है हमारे आज के दिन का। यहाँ हमारा सही जवाब है उत्तल दर्पण। ठीक है, मतलब जो आप हम कहते हैं ना रियर व्यू, रियर व्यू पाने के लिए, रियर व्यू पाने के लिए आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं किसमें, मोटर वाहनों के पीछे। ठीक है, अब एक समतल दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाता है। समतल दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाता है। ठीक है, और छवि और वस्तु एक समतल दर्पण से समान दूरी पर होती है। यही कारण होता है दोस्तों कि जो छवि का आकार है ना वो वस्तु के आकार के समान होता है और छवि सीधी दिखती है हमें। यही कारण है कि हम यहाँ पर उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाते हैं। देखिए अगर आप बेलनाकार दर्पण इस्तेमाल में ले आए तो छवियों का जो उत्पादन है ना वह उल्टी हो जाएंगी और ऐसी छवियां होंगी जो उल्टी नहीं की जा सकती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण या फिर पारवलयिक अवतल दर्पण। देखते हैं यहाँ से जो हमारा है ऑप्शन डी। सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको कार के हेडलैम्प में दर्पण को प्रयोग करना है तो कौन सा दर्पण आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सही जवाब है हमारा परवलयिक, परवलयिक दर्पण, अवतल दर्पण हम प्रयोग में लाएंगे, ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए ये एक ऐसा दर्पण होता है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसी कारण से यहाँ प्रयोग में लाया जाता है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें एक विशेष बिंदु पर अगर आप प्रकाश को निर्देशित करेंगे ना तो उसी बिंदु पर ही प्रकाश को निर्देशित करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो एक ही बिंदु पर प्रकाश को निर्देशित कर सके, है ना। अब ये दर्पण रात और कोहरे में भी स्पष्ट दिखाता है हमें। अवतल दर्पण देखिए दोस्तों प्रकृति में भी सारी होते हैं, हम बता चुके हैं। और इन्हीं दर्पण से जो परिवर्तित होने के बाद जो बल्ब की किरणें हैं, मतलब जो लाइट पड़ती है ना इन पे, यह प्रमुख रूप से समांतर हो जाती है और एक अधिक शक्तिशाली किरण बनाती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का पारवलयिक अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है कार के हेडलैम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे के बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रकाश की किरण का छिद्र में प्रवेश के पश्चात पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, या फिर प्रकाश की ऋतु रेखीय संचरण करती है, छिद्र का उत्तल लेंस के रूप में कार्य करना, या फिर क्षेत्र का प्रिज्म के रूप में कार्य करना। देखिए यहाँ में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक अदर क्वेश्चंस एज वेल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश की ऋतु रेखीय संचरण। मतलब प्रकाश जो है ऋतु रेखीय संचरण करता है। यही कारण है कि बंद कमरे में खिड़की में एक छोटा सा अगर आप छेद कर देते हैं तो बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, और इसमें कौन सा फिनोमेना काम करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जिसे हम कहते हैं ऋतु रेखीय संचरण। क्या नाम है इसका, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर सेचुरेशन। देखिए प्रकाश की रेक्टिलिनियर प्रसार का अर्थ होता है दोस्तों, रेक्टिलिनियर मतलब ऋतु रेखीय संचरण का अर्थ यह होता है कि प्रकाश स्रोत से एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। इस गुण के कारण ही प्रकाश कहीं मुड़ता नहीं है, जिसके कारण हम वस्तुओं के उस कोने के चारों ओर देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं जहां प्रकाश किरण पड़ती है। मतलब हमें सिर्फ वही एरिया दिखता है जहां पे प्रकाश पड़ रहा है, उसके चारों ओर का एरिया आपके लिए ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। अब हम कह देंगे भैया पूर्ण सूर्य ग्रहण है कोई सा भाग दिखाई नहीं देता, कैसे सवाल पूछ रहे हो, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, कोई भाग नहीं, किरीट, वर्ण मंडल या फिर प्रकाश मंडल। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण भी हो रहा है ना तब भी आप सूर्य के किरीट को देख सकते हैं। जी हाँ ये सच है, तब भी आप सूर्य के किरीट नामक भाग को देख सकते हैं। देखिए सूर्य के वर्ण मंडल के परे
मतलब वर्णमंडल के परे, वर्णमंडल के बाद के भाग को किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। पर पूर्ण सूर्य ग्रहण भी पड़ता है ना इस समय भी, यह भाग्य श्वेत वर्ण का होता है और श्वेत डालियां के पुष्प के सदृश सुंदर लगता है, मतलब इतना सुंदर दिखता है ये इस समय पे भी। और किरीट जो है अत्यंत विस्तृत प्रदेश है, मतलब बहुत विस्तृत एरिया है हमारे सूरज का। और प्रकाश मंडल के ऊपर उसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास की कई गुनी होती है किरीट की। यही कारण है कि अगर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है ना तब भी किरीट जो है विजिबल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वास्तविक होती है, आभासी होती है, पटल पर बन सकती है, या फिर वस्तु से जरा सी छोटी बनती है? तो यहाँ सही जवाब है हमारा आभासी होती है। समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनती है वह क्या होती है? आभासी होती है। देखिए, समतल दर्पण जो है इसे आप समतलीय दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण होता है। और एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ये मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारा मिरर रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ आपने अपना ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट रे है वो एक यहाँ पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये रे पड़ी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। वहीं एक इंसिडेंट रे यहाँ पड़ेगी, पर इस इंसिडेंट रे टकरा जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे से। इंसिडेंट रे आपकी टकरा जाएगी रिफ्लेक्टेड रे से। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आभासी चित्र बनता है, चित्र बनेगा यहाँ पे। ये आई रे यहाँ से टकराई चली गई, ये रे जो आती है जब इसे आप आगे बढ़ती है रे, तो ऑब्जेक्ट हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखता है। और जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे वापस आती है तो ये इंसिडेंट रे से टकरा जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति की लंबाई की एक चौथाई होनी चाहिए? तो यहाँ सही जवाब हमारा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण पर, तो उसकी न्यूनतम लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब उस दर्पण की जो मिनिमम लंबाई है कम से कम वो इतना लंबा तो हो जितनी लंबाई व्यक्ति की टोटल लंबाई की आधी है, मतलब व्यक्ति की आधी लंबाई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है समतल दर्पण की। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है ना जहाँ प्रकाश को परावर्तित किया जाता है। प्रकाश को परावर्तित करने वाला दर्पण होता है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, यह जो है आवक और जावक वक्र के हस्तक्षेप के बिना एक आभासी छवि बनाता है। और समतल दर्पण आप दैनिक रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों, लाते हैं। जैसे बाथरूम हो गया, दालान के दर्पण हो गए हमारे। ठीक है, या फिर आपको किसी दूरी पर कुछ देखना है तो ऐसी जगह पे आप, आपको आभासी छवि चाहिए तो इस जगह पे आप समतल दर्पण को प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण हमारा दोस्तों बिना वक्र के केवल समतल दर्पण होता है, इसमें वक्र प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा विशेषताएं इसकी और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे समतल दर्पणों द्वारा बनने वाली जितनी भी प्रतिबिंब होती हैं वह प्रतिबिंब आभासी होती है, सीधी होती हैं, और इन्हें किसी भी प्रकार की स्क्रीन पे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के आकार के समान ही होते हैं। और इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं ना वो उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु, और मतलब वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी दूरी है, जितनी दूरी से वस्तु रखी है दर्पण से उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। पर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएच प्रदर्शित करता है विलयन का ताप, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता तथा क्षरकता, या फिर विलयन की यानी शक्ति? तो यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज विलयन की अम्लता और क्षरकता, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी को दर्शाने का काम क्या करता है? पीएच इसको दर्शाने का काम करता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है,
हाइड्रोजन के अणु किसी चीज में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करने में काम करते हैं, इसी बेसिस को बताया जाता है। अगर किसी चीज का ये पीएच स्केल है, मानिए यहाँ 0 है, अगर उस किसी भी वस्तु का पीएच 0 आ रहा है मतलब वह न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अगर यहाँ कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5, तो बेसिक होता जाता है नेचर में। और जितना वो माइनस में जाता जाता है, -1 -2 -3, तो एसिड हो गया, ये सब एसिडिक होते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब इधर सारे एसिडिक, ये न्यूट्रल, और यहाँ पे सारे बेसिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, तो ऑप्शन है 2 7 12 19। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए बहुत ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में, HCl का जो पीएच स्केल होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? सोडियम हाइड्राइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ सही जवाब है सोडियम हाइड्राइड। अब देखिए यहाँ सही जवाब हमारा बनता है सोडियम हाइड्राइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सोना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है। ठीक है, और सिलिकॉन के 3 स्थिर आइसोटोप्स हैं, 3 स्थिर आइसोटोप प्रेजेंट है सिलिकॉन के, जिनके मैं लिख देती हूँ। ये प्रेजेंट है 92.23%। नेक्स्ट है हमारा 29 SI 4.67%, और 30 SI 3.10%। ये 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में सिलिकॉन हमारी प्रकृति में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कभी कि पृथ्वी पर सिलिकॉन का प्रतिशत कितना है, तो अगर आप द्रव्यमान के हिसाब से बताएं तो पृथ्वी की पपड़ी का 27.7% हिस्सा सिलिकॉन से बनता है, और ये दूसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है पहला प्रचुर तत्व। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु नंबर है 14। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए एक अर्धचालक सामग्री के रूप में किया जाता है दोस्तों। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 14 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 2 8 4 का इलेक्ट्रॉन विन्यास है सिलिकॉन का। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 28.0855। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन से सबसे अधिक योग बनाने वाला तत्व कौन सा है? सीधी बात, हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा योग बनाने वाला तत्व है नन अदर देन कार्बन। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन और कार्बन साथ मिलके कुछ बनाती है, ठीक है, तब इस रासायनिक जो यौग होता है, इस रासायनिक यौगिक को जिसमें कि कार्बन भी प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक मतलब कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। इनका कार्बनिक यौगिक जो है ना हमारे, इनका प्रकृति में 1.6 करोड़ से भी ज्यादा का हिस्सा है, संख्या 1.6 करोड़ से भी ज्यादा की है। और दोस्तों आप इसमें अलग अलग नाम देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख है इसमें, या फिर कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA, DNA, ये सब कार्बनिक यौगिक ही हैं। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन में ही मिलकर बनती है, जैसे यहाँ एक देख लेते हैं, मीथेन, ये हमारा CH4 मीथेन का फॉर्मूला, जो कि सबसे ज्यादा सरल कार्बनिक यौगिक है अभी तक का। ठीक है, यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले, कि अभी आगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना CH4 वाले, तब वहां पे हम मतलब हाइड्रोकार्बन वाले, तो वहां पे हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है, और जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर क्लोरीन। तो यहाँ सही जवाब है हमारे पास मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, ये घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है, रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन और गंधहीन गैस है, और जो कि ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ये CH4। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये पूछा गया था।
कि CH4 को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे दलदल गैस या फिर फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। दलदल गैस और फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? अमोनिया, फॉस्फाइन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? यहाँ सही जवाब है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल में घुल जाती है ना, तभी क्या बनाती है? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? SO2। ठीक है, रासायनिक सूत्र है हमारे पास SO2। अब इसमें जो क्रिया प्रयोग में लाई जाती है, इस क्रिया को आप अगर समीकरण करें तो मैं यहाँ लिखती जरूर हूँ कि ये क्रिया है हमारे पास SO2 प्लस वाटर, दैट गिव्स H2SO3। देखिए, धात्विक ऑक्साइड तब बनते हैं जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, और दूसरी ओर अधातुएं जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। सल्फ्यूरस अम्ल मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला के बनता है, जिसके बारे में अब बात हो रही है, इसका गुण क्या है? ये रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है। और एक अच्छा अपचयक होता है। ठीक है। और ये अस्थिर होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई, आप जो है शुद्ध अवस्था में इसको किसी प्रकार से पृथक नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है कोयला, रेत, चूना पत्थर या फिर रबड़? सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है रेता। ठीक है, थोड़ा समझ से परे है, ऐसे एक्सपेक्ट करना आसान नहीं होता रेता सीरियसली, पर हाँ रेता पाया जाता है। और सिलिकॉन को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है पॉली सिलॉक्सिन। पॉली सिलॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है सिलिकॉन को। सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है? सिलिकॉन जिसका प्रतीक है SI, ये एक रासायनिक तत्व होता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसका रासायनिक तत्व मैंने आपको बता दिया, SI यूनिट बता दिया। और कार्बन, इसका जो 14 का समूह है, ये आवर्त सारणी में 14 के समूह में प्रेजेंट है। इसके ऊपर आता है कार्बन और इसके नीचे आता है जर्मेनियम, टिन, सीसा और फ्लोरोवियम। जर्मेनियम, टिन, सीसा और फ्लोरोवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन या फिर अपचयन? सही जवाब है हमारा विद्युत अपघटन। देखिए, विद्युत अपघटन के द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु को औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट से। अब देखिए, जानते हैं सवाल के बारे में। अपघटन बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप विद्युत शब्द हटा दें, अपघटन समझ लें, तो यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं अपघटन में। जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू होती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है, जो किसी भी जीव की लाश को धीरे धीरे बहुत ही छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना देते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन कैसे होता है? जब भी किसी विद्युत अपघटक जब भी किसी विद्युत अपघटक का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण आप ले लीजिए कि गलित सोडियम क्लोराइड है आपके पास, गलित सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है आपके पास, इसमें आप विद्युत की धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। रिएक्शन लिखते हैं, विद्युत अपघटन किया आपने, 2Na सोडियम है ये, और क्लोरीन बन गया इससे। और यही सेम प्रक्रिया आपकी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में भी प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन और निम्नलिखित में से बना होता है? यहाँ सही जवाब है कार्बन। अर्थात प्राकृतिक गैस में देखिए कई अलग अलग यौगिक होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा घटक है मीथेन। ठीक है, एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु से बनकर बना हुआ होता है हमारा मीथेन। और इसके अलावा आप इसमें हाइड्रोजन और कार्बन भी प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक, क्लो मतलब क्लोरीन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है HCl, जिसे हम कहते हैं HCl। अब देखिए किस प्रकार से बनता है। आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, H+ में आपने, एक सेकेंड, आपने H+ में Cl- को ऐड कर दिया, आपका HCl बन गया। ठीक है, जलीय है, लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पे। हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयन के बीच में जब एक प्रकार की संयोजक आबंध बनता है ना, तब इससे बनता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह जहरीला या ज्वलनशील पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने पर सल्फाइड, कार्बाइड, फॉस्फाइड और बोराइड का उत्पादन किया जा सकता है इसी के थ्रू। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर आप कुछ गुण के बारे में बात कर ले जो कि पूछे जाते हैं, तो अम्लीय, हाईली एसिडिक होता है, प्रबल अम्लीय होता है, चिपचिपा बेरंग होता है, अत्यधिक संक्षारक अम्ल होता है और तीखी गंध होती है। इसकी सांद्रता पर निर्भर गुण होता है, गलनांक और क्वथनांक, पीएच और घनत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित पराक्रम से होता है। क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन या फिर विद्युत अपघटन। तो यहाँ सही जवाब है हमारा अपचयन। मतलब लौह अयस्क से लोहे का अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको अपचयन की विधि अपनानी पड़ेगी इसके लिए। अब देखिए, लौह अयस्क जो है क्या होते हैं। लौह अयस्क अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो लोहे के खनिज होते हैं ना, इसी रूप को लोहे के आप कहते हैं लौह अयस्क। और लौह अयस्क का उपयोग शुद्ध लौह के उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि लौह अयस्क प्रकृति में शुद्ध लौह की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है कि अपचयन क्या होता है। अपचयन में आपको बता दूं, तो जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटाया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को माइनस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तब इस प्रोसीजर को कहा जाता है अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनके निम्नलिखित क्षमता के कारण है। जल अपघटन, ऑक्सीकरण के कारण, बहुलीकरण के कारण या फिर अपचयन के कारण। तो इनके बहुलीकरण के कारण, किसके, एथिलीन और स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता इनके इसी क्षमता के कारण, इनकी बहुलीकरण के कारण है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, बहुलीकरण जो है एथिलीन और स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता को बढ़ाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है जिसमें दो या दो से अधिक अगर अणु मिल रहे हैं तो इससे एक बड़े अणु का निर्माण होता है, जिसे आप बहुलीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ है 3C2H2, कॉपर के ट्यूब में है, 450 डिग्री सेल्सियस आपने इसको दिया तापमान, तो ये बनता है C6H6, जो कि हमारा होता है बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन। ठीक है, और इसी प्रकार एथिलीन के बहुलीकरण से भी पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है, इसी सेम प्रोसीजर को इस्तेमाल में लाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबने के पश्चात 7 से कम पीएच का यौगिक है। इथेनॉल, शर्करा, साधारण लवण या फिर सिरका। सही जवाब है यहाँ पे सिरका। 7 से कम पीएच का मतलब होता है दोस्तों कि एसिडिक है। तो यहाँ पे कौन है एसिडिक, सिरका। पानी में घुलने के बाद 7 से कम पीएच वाला यौगिक है हमारे पास सिरका। इसका यौगिक अगर आपके पास पीएच इसका होगा तो बहुत होगा तो 2 से 4 या फिर 3 से 4 होगा पीएच। ठीक, मैंने आपको पूरा स्केल बना के ऑलरेडी दिखा दिया है, यहाँ दोबारा कोई नीड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमिये में ठोस में बदल जाने वाली गैस है क्लोरीन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन। तो यहाँ सही जवाब है हमारे पास एथिलीन। मतलब क्या है कि अगर आप अधिक तापमान पे, उच्च उच्च तापमान पर और दाब लगाने पर गर्म करेंगे मोमिया में, ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है हमारे पास, एथिलीन। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र है C2H4 या फिर H2C, मतलब CH2। ठीक है, यह रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसमें शुद्ध होने पर हल्की मीठी और मांसल सी गंध आती है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो देखिए सही जवाब है हमारे पास क्लोरीन। उर्वरक में क्लोरीन तत्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों जो एक विशेष पोषक तत्व से समृद्ध होते हैं। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं ये। मतलब उर्वरक में
उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और उर्वरकों के कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, अमोनियम सल्फेट है ना, सिर्फ अमोनियम नहीं, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, एनपीके हो गया, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? उर्वरक के। तो यहाँ हमारे पास सही जवाब है क्लोरीन। चलिए, आज का सेशन हमारा दोस्तों यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए होंगे। आज हमने हमारे सेशन में टॉप 40 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ठीक है। और कोई भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो लाइक आई ऑलवेज से माय फ्रेंड्स, वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो किसी भी प्रकार के डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन में आपको समझ ना आया हो, तो प्लीज आप हम तक आइए, हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़िए, हम आपको रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये जो भी आपको मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। और ये मटेरियल आपके आने वाले दोनों ही एग्जाम, चाहे आप बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की या फिर आप बात करें आरआरबी एएलबी के जो पेपर होने वाला है टेक्नीशियन का उसकी, इन दोनों ही पेपर्स में साइंस सेक्शन को आप इजिली फायर बॉल की तरह क्रैक कर सकते हैं अगर आप हमारे डेली सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच, अच्छे से पढ़ाई करिए और जुड़े रहिए हमसे हमारे बैंकिंग ड्रीम्स चैनल से। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, फॉरगेट दिस साइड।